उत्तराखंड की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सरकार ने जारी की कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस। उत्तराखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन की नहीं पड़ेगी जरूरत। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पर रहेगी सख्ती। नई दिल्ली के होटल में श्री बद्रीनाथ मास्टर प्लान का प्रस्तुतिकरण। स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन को विकसित करने के लिए हुई बैठक। लोगों को मिलेंगे रोजगार के मौके। नानकमत्ता कांग्रेस प्रभारी पहुंचे सिसईखेड़ा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। कहा 2022 में कांग्रेस लहराएगी प्रदेश में पर्चा। चमोली में स्कूली बच्चों ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा को लेकर निकाली रैली। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निकाली गई रैली। छात्र छात्राओं ने लोगों को किया जागरूक। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां उत्तराखंड सरकार ने कोरोना काल की नई गाइडलाइंस अब जारी कर दी हैं। अब उत्तराखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन और शैक्षिक गतिविधियों में संख्या बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन फैसला लेगा। इसी के साथ सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, प्रदर्शनी कक्षाओं को लेकर केंद्र के अलग अलग मंत्रालयों द्वारा जारी की जाने वाली संशोधित एसओपी के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार जल्द ही कुंभ मेले को लेकर अलग से एसओपी जारी करेगी और ये व्यवस्था 1 फरवरी से लागू होगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पर सख्ती रहेगी। वहीं कोरोना काल से पहले की तरह अब राज्य में आवाजाही शुरू होगी। तो अब उत्तराखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कोरोना काल की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पर सख्ती रहेगी। वहीं उत्तराखंड आने के लिए अब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना काल की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। बता दें कि जिसके तहत उत्तराखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। 1 फरवरी से ये व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। वहीं सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन और शैक्षिक गतिविधियों में संख्या बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन फैसला लेगा। तो उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आपको बता दें कि जिसके तहत कोरोना काल की नई गाइडलाइंस है, जिसके लिए अब राज्य में आने के लिए किसी को भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं धार्मिक, खेल, मनोरंजन और शैक्षिक गतिविधियों में संख्या बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन फैसला लेगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, प्रदर्शनी कक्षाओं के संबंध में केंद्र के अलग अलग मंत्रालयों द्वारा जारी की जाने वाली संशोधित एसओपी के अनुसार फैसला लिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड आने के लिए अब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, उत्तराखंड सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब उत्तराखंड आने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी प्रगति, जैसे जैसे देखा जाए तो अगर जो कोरोना के केसेज हैं लगातार कम होते जा रहे हैं। अगर हम माने तो हमारे यहाँ लगभग 1000-1200 केस सिर्फ यहाँ पर रह गए हैं, जिसके लिए सरकार ने अब जितनी भी और जो गतिविधियां थी उसको भी धीरे धीरे शुरू करने का प्रयास किया गया। अगर वही हम बात करें तो 1 फरवरी से जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता था, जो बाहर के अन्य प्रदेश के लोग जो हमारे उत्तराखंड आते थे उनको जो रजिस्ट्रेशन आता था उसको अब नहीं कराना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो पिक्चर हॉल्स वगैरह है, स्विमिंग पूल वगैरह है, अब इनको भी खोलने कर दिया गया है और इनको ये जिलाधिकारी होंगे जिले के तो इसको तय करेंगे। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि अब ये कैसे पर्यटन को बढ़ाया जा सके, कैसे तरीका से किया जा सके, इसको लेकर कल से जो 1 फरवरी से ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं अगर यहाँ माने तो यहाँ जो कुंभ होना है, कुंभ, उसमें भी इसका कहीं ना कहीं जो लोग सोच रहे थे कि कुंभ कैसा होगा, तो कहीं ना कहीं इससे भी राहत मिलेगी और कुंभ भी जैसे लग रहा है कि बहुत बेहतर होगा। जी बिल्कुल कमल जी, हालांकि इस दौरान उत्तराखंड राज्य में जो भी आएगा उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता अभी भी बरकरार है। इसको लेकर प्रशासन कितना तैयार है? क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है? जी प्रगति, सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो लगातार ये जब सारी गतिविधियां खोल दी गई हैं, नियमों में काफी छूट भी दिया गया है, तो
वही रखा गया है। साथ ही जो मेन चीज है, जैसे लोग कह रहे हैं कि अगर दवाई भी आ गई, इसको वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन तब भी आपने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। तो वही सरकार ने कहा है कि उसने कहा कि जब हमने सारी सुविधाएं आपको दे दी है, सारी गतिविधियां खोल दी हैं, जितनी और ज्यादा छूट आपको दे दी है, लेकिन आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खुद ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार तो रखे ही रखेगी पर लेकिन अपने आप को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप जहां जाएं मास्क लेके जाएं और जहां भीड़ भड़ाका हो झगड़ा होने से बचें और लोगों से दूरी बना के रखें। इसका ध्यान खुद भी रखना पड़ेगा। सरकार भी लगातार देखा जाए तो प्रचार के माध्यम से लगातार लोगों को ये चीजें बता रही है। जी बिल्कुल कमल जी, चूंकि कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है, टीका लगना भी शुरू हो गया है, पहले की तरह जो जिंदगी है वो संचालित होने लगी है। इस दौरान मरीजों की संख्या में भी गिरावट देखने को मिली है। पहले की तरह राज्य में आवाजाही शुरू हो गई है। पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक व्यवस्था कितनी मुकम्मल की गई है, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा बाहर से आने वाले लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना और कोरोना की नई गाइडलाइंस के अनुसार सभी नियमों का पालन कराना? जी प्रगति, सबसे बड़ी बात है ये पुलिस प्रशासन लगातार चुनौती रहता ही है और वो चुनौती को निभाने का प्रयास भी करते हैं। वहीं सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को भी ये चीजें देखनी पड़ेंगी, हम लोगों को भी बचना पड़ेगा, हमारे को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है। वहीं अगर आपने बात करी ट्रैफिक की, तो उसके लिए वही है कि जब यहाँ पर कहते हैं कि जब बाहर से इतना टूरिस्ट आता है तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं जगह आप कुंभ की बात करें या कहीं जैसे आप अगर देहरादून हरिद्वार माने या देहरादून आप दिल्ली हाईवे माने, ये भी काफी परिपूर्ण हो चुका है। तो जो हाईवे तैयार हो चुके हैं, इससे भी कहीं ना कहीं हमारी जो भीड़ लगती है, जो जाम लगते थे, तो उसको कहीं ना कहीं कमी आएगी। क्योंकि हाईवे और जो पुल थे, जितने भी ब्रिज चल रहे थे, ओवर ब्रिज चल रहे थे, वो लगभग काफी बन के यहाँ तैयार हो गए। अगर हम बात करें तो पहले जो हमें ऋषिकेश या देहरादून से हरिद्वार जाने के लिए लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते थे, आज हम आधी समय में हम जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी यहाँ का लोग मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है जो हमने कहा कि पर्यटक जब आएगा तो किस भीड़ भाड़ को कैसे नियंत्रण किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अब रोडें भी उस हिसाब से दुरुस्त हो गई है, तो इसका भी कहीं ना कहीं असर मिलेगा। बाकी पुलिस प्रशासन के लिए पूरी तरह तैयार है। जी बिल्कुल कमल जी, इस दौरान तमाम गतिविधियों को में संख्या बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन फैसला लेगा। ये फैसला 1 फरवरी से लागू किया जाएगा। एसओपी जो संशोधित एसओपी है उसके अनुसार फैसला लिया जाएगा। जो एसओपी संशोधित की गई है उसमें क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ नई गाइडलाइंस इंक्लूड की गई हैं? जी प्रगति, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, एक तो जब अन्य प्रदेशों से यहाँ लोग आते थे, उत्तराखंड में हमारे एंट्री करते थे, जहाँ हमारे बॉर्डर थे, तो वहाँ सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। चाहे वो ट्रेन से आ रहा है, चाहे वो बस से आ रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट एरोप्लेन का इस्तेमाल करके आ रहा है, तो सबका रिकॉर्ड रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उससे लोग थोड़ा डरते थे कि हमारा रिकॉर्ड जा रहा है, ये जा रहा है, सब फर्क पड़ता था। लेकिन अब वो चीजें एक तरह से खत्म कर दी गई है। 1 फरवरी से ये कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, कोई वे नहीं रखे। इससे भी लोगों को राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड का माना जो टूरिस्ट यहाँ, ये टूरिस्ट प्रदेश माना जाता है। यहाँ पर पर्यटन का विषय है क्योंकि टूरिस्ट बहुत आता है। और देखा जाए जब कोरोना काल यहाँ पर स्टार्ट हुआ, सारा लॉकडाउन हो गया, तो यहाँ टूरिस्ट जो व्यवसाय है, जो पर्यटन व्यवसाय है, उसको बहुत बुरा असर पड़ा। इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इसके लिए लगातार प्रयास करते थे। तो ये भी एक जो छूट दी गई है कि 1 फरवरी से वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, तो उस व्यवसाय पे काफी लाभ मिलेगा। नंबर 2 बात करें तो जैसे यहाँ सिनेमा हॉल पिछले कई टाइम से बंद पड़े हुए थे, उनके लिए भी ये व्यवस्था रखेगी कि आप एक सीट छोड़ के एक लोग बैठा के इसको आप पिक्चर चला सकते हैं। वही स्विमिंग पूल के लिए भी रखी गई है। तो कहीं रखती है वहीं जो वहां कमल जी, इस दौरान प्रदेश सरकार ने कुंभ मेले को लेकर भी एसओपी जारी करने का फैसला लिया है। जल्द ही कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर भी एसओपी जारी की जाएगी। कुंभ मेले की तैयारियों के तहत जो संशोधित एसओपी होगी उसमें क्या कुछ नई गाइडलाइंस इंक्लूड की गई है? जी प्रगति, सबसे बड़ी बात है कुछ तो भारत सरकार ने गाइडलाइन दी है, उसी को देख के ये उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके राज्य सरकारें गाइडलाइन अपनी तैयार करती हैं। बात करें तो 27 फरवरी को यहाँ पर जो कुंभ मेले की अधिसूचना जारी होगी और यहाँ पर मुख्य स्नान शुरू होंगे, कुंभ मेला शुरू होगा। तो उससे पहले कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड सरकार है इसकी नई एसओपी जारी करेगी और इस प्रकार से करेगी कुंभ मेला भी चले, लोगों ज्यादा वो भी ना, और कोरोना काल में भी कोरोना से भी लोग ज्यादा प्रभावित ना हो और लोगों में वो भी ना, वो सब चीज को देखते हुए इसकी एसओपी जारी जाएगी। क्योंकि इसकी अधिसूचना जो है कुंभ मेला की वो 27 फरवरी को यहाँ पर जारी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया।
बढ़ते हैं आगे, जहां राज्य के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने नई दिल्ली के एक होटल में शीर्षस्थ सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के सामने श्री बद्रीनाथ मास्टर प्लान को प्रस्तुत किया, जिसमें पर्यटन सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और दूरगामी विजन की छत्रछाया में बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र से कारपोरेट सामाजिक को जिम्मेदारी दी गई है। ये भी कहा कि स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन को विकसित करने में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बैठक की गई, जिसमें सचिव पर्यटन ने कहा कि श्री केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट ही श्री बद्रीनाथ मास्टर प्लान योजना के लिए एक नोडल संस्था के रूप में काम करेगी। इस उद्देश्य के लिए भूदान, धन दान के लिए निजी व्यक्तियों को आह्वान किया है। ये भी कहा उन्होंने कि प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने के लिए श्री बद्रीनाथ धाम में पर्यटन सुविधाओं के विकसित होने के लिए पर्यटकों को एक बेहतर अनुभव होगा, वहीं स्थानीय लोगों की भी अच्छी आमदनी होगी और रोजगार मिलेगा, साथ ही अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए परियोजना सिद्ध होगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत काम होगा, जिसमें मंदिर परिसर विकास, प्लाजा विकास, रोड निर्माण, घाटों के निर्माण, कमांड कंट्रोल सेंटर, स्ट्रीट बाजार, रोड अलाइनमेंट और भीड़ प्रबंधन शामिल है, और इसी को लेकर एनिमेटेड प्रस्तुतिकरण भी दिया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात सितारगंज की करेंगे, जहां कांग्रेस प्रदेश सचिव और नानकमत्ता विधानसभा प्रभारी इंद्रपाल सिंह डोहरा सिसई खेड़ा पहुंचे, जहां कांग्रेसियों को संबोधित किया और यूथ कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष अनीश सिंह राणा के निवास पर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जुट जाने पर जोर दिया। वहीं प्रदेश सचिव इंद्रपाल सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ स्तर पर कांग्रेस अपना काम कर रही है, सभी कांग्रेसियों को धरातल पर काम करना चाहिए। संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की गलत नीतियों से जनता त्रस्त हो चुकी है, किसान, व्यापारी, मध्यम वर्ग, मजदूर भी बीजेपी की नीतियों से तंग आ गए हैं। इसी के साथ प्रदेश सचिव ने कहा कि 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर कृषि कानून के खिलाफ कुछ को खारिज करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार भारत देश की जनता की आवाज सुनने के लिए राजी नहीं है। इसी के साथ कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष अनीश सिंह राणा ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेगी और प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराएगी। की सरकार बनाने के लिए हम उस मिशन पे हैं कि बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता को निकाला जाए और सच्चे दिल से उनसे जोड़ा जाए, और जो नफरत की राजनीति भाजपा ने फैला रखी है उसको खत्म किया जाए। हम बूथ लेवल पे अपने एक कार्यकर्ता की टीम खड़ी करेंगे और 2022 के मिशन को हम जीत के एक विकास की सरकार जो बनानी है। और अगली खबर बागेश्वर से है, जहां जिला अधिकारी विनीत कुमार ने कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर समीक्षा की, जिसमें जिला अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के लिए चुने गए स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी सेविकाओं को वैक्सीनेशन सेंटरों पर भेजा जाए। इसके लिए समय से लाभार्थियों की लिस्ट तैयार करते हुए उन्हें टीकाकरण को लेकर अवगत कराया जाए, जिससे वो तय समय सीमा पर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच सकें। तो बागेश्वर में जिला अधिकारी विनीत कुमार ने समीक्षा की है। आपको बता दें कि इस दौरान वैक्सीनेशन कार्यक्रम के संबंध में उन्होंने समीक्षा की, जहां अधिकारियों को उन्होंने कड़े दिशा निर्देश दिए। तो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिला अधिकारी के द्वारा समीक्षा बैठक की गई। बागेश्वर की तस्वीर, जहां जिला अधिकारी ने कई अधिकारियों के साथ कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक की, जहां अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उनका कहना कि वैक्सीनेशन के लिए चुने गए स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी सेविकाओं को वैक्सीनेशन सेंटरों पर भेजा जाए। इसके लिए समय से लाभार्थियों की लिस्ट भी तैयार की जाए, जिसके चलते उन्हें टीकाकरण को लेकर जागरूक किया जा सके। वहीं वो तय समय सीमा पर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच सकें, ये भी सुनिश्चित किया जाए। तो जिला अधिकारी ने बागेश्वर में अधिकारियों के साथ, तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है, वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित नौटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिला अधिकारी ने तमाम अधिकारियों के साथ कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक की है, क्या कुछ दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए? बिल्कुल प्रगति में बताना चाहूंगा, जो कोरोना वैक्सीन लग रही है उसको लेकर जो चयनित लाभार्थी उनको लेकर आज पीएम ने बैठक ली। अगर बात की जाए तो इसमें चयनित लाभार्थी उनको जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए उनको वैक्सीन लगाने के लिए उन्होंने
जो ग्राम प्रधान है, किसने जो भूमि सुरक्षा अधिकारी उनसे उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आप कोविड टीकाकरण लगना है, इनके व्यापक प्रचार के लिए आप अग्रसर रहें। और उसके साथ साथ उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है जिनको प्रथम टीका, जैसे जिनको पहले डोज लगा दिया तो उनकी जो दूसरा डोज लगेगा 28 दिन बाद लगता है, तो उसको लगाने की तैयारी भी चल रही है। तो इसको लेकर उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिनका दूसरा टीका लगना है उनकी भी लिस्ट तैयार की जाएगी, कब तक उनका टीका लगेगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो कोरोना टेस्टिंग उसको भी लेकर भी इन्होंने यहाँ पर जिला चिकित्सा अधिकारी उनको भी निर्देशित किया है कि आप सभी लोगों को जो टीकाकरण लगना है उनको चिन्हित करें। अगर बात की जाए तो यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाए, उनको देख लेकर उन्होंने भी सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वैक्सीनेशन जिला अधिकारी ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि जो भी लाभार्थी हैं जिनको भी कोरोना का टीका लगना है उनकी लिस्ट समय से तैयार की जाए, उनको जागरूक किया जाए, उनको समय से अवगत कराया जाए। लगभग कितने लोगों की लिस्ट तैयार की गई है कोरोना वैक्सीनेशन के लिए? बिल्कुल प्रगति बता दूं कि अभी जो प्रथम चरण में लगाना था उन्होंने जो पहले टेस्टिंग साइट 70% थी, अब उनको बढ़ाकर 90% कर दी है। तो एक मजबूत रणनीति के निर्माण में लिखा है। और जो बात की जाए जो अभी प्रथम डोज में लगने थे वो फ्रंट वॉरियर को लगने थे, और उसके बाद जो दूसरे 50 वर्ष से जो अधिक उनको लगने थे, और अभी उनको जो अधिक जो लाभार्थी उनको जो 70 से उन्होंने बढ़ा के 90% किया है। तो उसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश किया है कि इस कार्य को लेकर भी आप जल्द से जल्द लग जाए, ताकि कोई भी जो फ्रंट वॉरियर है या फिर जो अभी फ्रंट वॉरियर को लग रही है स्वास्थ्य कर्मी, उनको लेकर अभी कोई ऐसा छूट ना जाए कि कोई दिक्कत आ जाए। और उसके साथ उन्होंने जो प्रथम जिनका डोज लग गया है उसके बाद उनका 28 दिनों बाद जो दूसरा डोज लगता है उसको लेकर उन्होंने बिल्कुल अमित, तो जिला अधिकारी ने दिशा निर्देश दे दिए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन निर्देशों का कितनी सख्ती से पालन किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे और अब बात चमोली की करेंगे, जहां नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को 1.5 लेन चौड़ीकरण करवाने की मांग अब तेज हो गई है। आपको बता दें कि चौड़ीकरण को लेकर चल रहा जन आंदोलन का आज 56वां दिन है, जबकि भूख हड़ताल के 20वें दिन आज व्यापार संघ अध्यक्ष चरण सिंह नेगी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद आंदोलन समर्थकों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया। इसी को लेकर आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार को पहले में किए गए काम को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे नंदप्रयाग घाट सड़क का 1.5 लेन चौड़ीकरण का काम जल्द ही शुरू हो जाए। साथ ही आंदोलनकारियों ने यह भी कहा कि जब तक सरकार नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को लेकर द्वितीय चरण की वित्तीय स्वीकृति का शासन आदेश नहीं कर देती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जो आंदोलन यहाँ पे चलाया जा रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में जैसे ही कि कल और आज भी पेपर में पढ़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में ब्लॉक मुख्यालयों से जुड़ने वाली सड़कों को 1.5 लाइन या डबल लाइन करने का जो फैसला लिया है, उससे अभी जो आंदोलनकारी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम उससे अभी कतई संतुष्ट नहीं है। बढ़ते आगे, जहां पंचायती अखाड़ा निर्मल के अध्यक्ष संत ज्ञानदेव महाराज की अध्यक्षता में गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाशोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने प्रकाश उत्सव की बधाई दी और उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए कहा। वहीं मौके पर पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश सहित कई प्रदेश के श्रद्धालुओं के साथ साथ गणमान्य संत मौजूद रहे। वहीं एकड़ कला डेरा शबद कीर्तन और गुणवाणी से गूंज उठा, जिसमें भंडारे का भी आयोजन किया गया। इसी के साथ पंचायती अखाड़ा निर्मल के सचिव महंत देवेंद्र सिंह शास्त्री और कोठारी संत जसवीर सिंह शास्त्री ने प्रार्थना कर राज्य की खुशहाली की कामना की। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के 550वें अवतार पंचायती अखाड़ा निर्मल संस्थान की तरफ से अखाड़े की शाखा एकड़ कला में श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के भोग लगाए गए और संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, सभी प्रांतों से और हरिद्वार का साधु समाज, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, परम सम्माननीय महामहिम श्री महंत स्वामी जी महाराज भी पधारे हैं और हमारे अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष और निर्मल पंचायती अखाड़े के सचिव
श्रीमान महंत देवेंद्र सिंह जी शास्त्री और श्रीमान महंत दुर्गादास जी महाराज कुंभ मेला प्रभारी श्री पंचायती अखाड़ा उदासीन और नए अखाड़े के श्रीमान महंत और इसी खबर पर संत जसविंदर सिंह शास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। संत जसविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज पर। जी 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 जसविंदर जी, गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाशोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, भंडारे का भी आयोजन किया गया। काफी संख्या में संत और श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे। जी 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 बिल्कुल। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के उदार पक्ष के उपलक्ष्य में श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का दांड पाठ किया गया और उस दांड पाठ की समाप्ति के उपरांत जो बहुत बड़ा संत सम्मेलन किया गया, जिसमें पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से जो हमारे ज्येष्ठ संत महात्मा थे, महामंडलेश्वर थे, संत महंत थे, सभी ने आकर के जो है हाजिरी लगाई और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जन्म संसार के ऊपर पात्रकार किए और जन्म भारतीय संस्कृति के लिए जो कुछ किया उसको याद करते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का गुणानुवाद किया गया आज। पर बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे बिल्कुल जसविंदर जी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संत यहाँ पे पहुंचे थे। इस दौरान शबद कीर्तन और गुरुवाणी का भी आयोजन किया गया। जी 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 हाँ, शबद गुरुवाणी का कीर्तन किया गया और श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज द्वारा जो रचित गुरुवाणी थी उस गुरुवाणी का गायन किया गया। महापुरुषों ने प्रवचन किए, कथा की और सभी बहुत बड़ी गिनती में आकर के शताब्दी भक्तों ने जो है उन्होंने हाजिरी लगाई थी। जी जसविंदर जी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, कई प्रदेशों के संत यहाँ पे पहुंचे थे। इस दौरान चूंकि कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना को लेकर के क्या कुछ एहतियात बरती गई? जी जी हाँ, कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए आपसी डिस्टेंस जो है बना करके रखा गया और कोरोना से भारत के लोगों की मुक्ति हो उसके लिए अरदास की गई गुरु महाराज जी के चरणों, भगवान के चरणों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जसविंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के तहत परिवहन विभाग स्कूली बच्चों ने रैली निकाली, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज लंगासू के छात्र छात्राओं ने लोगों को जागरूक किया और यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया, जिससे पहाड़ों में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। वहीं मौके पर परिवहन विभाग ने स्कूल में सड़क सुरक्षा पर निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया, जिसमें बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। और सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पूरे देश में सड़क सुरक्षा महीने का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज उप जिलाधिकारी कार्यालय में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। ये बैठक मसूरी होटल एसोसिएशन, मसूरी टैक्सी एसोसिएशन, नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के साथ की गई। वहीं बैठक में अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा को लेकर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और कहा कि मसूरी क्षेत्र में कई जगहें ऐसी भी हैं जहां दुर्घटनाओं का डर बना रहता है, जिन्हें चुनकर वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और यातायात के नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम लोग आज जो बैठक की है उसमें हमने ये देखा है और सबसे हमने सुझाव भी लिए हैं कि लोगों को रोड के हिसाब से, रोड सेफ्टी के हिसाब से क्या क्या चीजें जरूरी हैं, उनके लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पार्किंग के स्थल, उनकी अभी की अद्यतन स्थिति क्या है, कहाँ कहाँ पार्किंग बने हैं, कहाँ क्या स्टेटस है और प्रोग्रेस क्या है, उसके बारे में बात की गई। और अब बात मंगलौर की करेंगे, जहां बढ़ते नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है, जिसके चलते मंगलौर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लंडौरा क्षेत्र से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1.66 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसी को लेकर सीओ मंगलौर अभय प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलौर क्षेत्र में नशे का कारोबार फल फूल रहा है, जिस पर रोक लगाने के लिए पुलिस सतर्कता के साथ जुटी हुई है।
तो आपको बता दें कि मंगलौर में नशे का कारोबार फल फूल रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अब सख्ती बरतना शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि मंगलौर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लंडौरा क्षेत्र से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन युवकों के पास से 1.66 ग्राम स्मैक भी पुलिस ने बरामद किया है। एक व्यक्ति कादर नाम का जिसकी जानकारी मिलने पर टीम ने इस सूचना को वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद एम्बुश लगाने के बाद ये और इसके साथ एक अनवर इसका साथी 2 व्यक्ति हमारी टीम ने पकड़ा। पकड़ने के बाद जब इनसे पूछा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके पास स्मैक है और मुझे बुलाया। इन लोगों ने सूचना देकर के मेरे सामने अभी मौके पे तलाशी हुई है। तो इस तलाशी में जो अनवर है, जो बरेली का रहने वाला है, इसके पास 102 ग्राम स्मैक और जो कादर है इसके पास लगभग 64 ग्राम के करीब में स्मैक मिली है, जो कि एक बड़ी रिकवरी है। लगभग ये 6 से 7 लाख रुपए की रिकवरी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।